गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अपन ने मालवा का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया था। इसके बाद आज अपन तीसरा पठार पढ़ेंगे, दंडकारण्य का पठार। यानी कि अपन पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ रहे थे। पूर्वी यानी केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ ली थी, जिसमें अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सारे भाग सम्मिलित हैं। आज दूसरा पार्ट चल रहा था अपने सामने पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार में अपन ने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था। छोटा नागपुर के पठार में मैंने आपको बताया था कि दामोदर नदी इस पठार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दामोदर नदी के उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार और दक्षिण का भाग जो है वो रांची का पठार कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पठार है, जो कोयला तथा लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है, जो हजारीबाग के पठार में स्थित है। उसके बाद बताया था कि छोटा नागपुर का पठार एक पाट भूमि का उदाहरण है। इसके बाद अपन दूसरा पार्ट देखते हैं। पूर्वी पठारी क्षेत्र में दूसरा पार्ट अपने सामने है, दंड कारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य पठार की अगर बात करें तो यह भारत के मध्यवर्ती भाग में आता है। कहां आता है? जो पठारी क्षेत्र है उसमें मध्यवर्ती भाग में सम्मिलित है। दंडकारण्य पठार की अगर अपन बात करें, अगर इसकी स्थिति देखी जाए, दंडकारण्य पठार की अगर अपन स्थिति की अगर बात करें तो दंडकारण्य का पठार दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो भाग है इस भाग में स्थित है। यानी कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का जो भाग है, इस भाग में स्थित है दंडकारण्य का पठार। इस दंडकारण्य पठार की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? दंडकारण्य पठार की अगर अपन बात करें तो दंडकारण्य का पठार जो है एक उबड़ खाबड़ पठार है। कैसा है? भारत का सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पठार है। यानी कि इसके स्थलाकृति की बात करें, जिस प्रकार मालवा का पठार यूं कहें एक समतल पठार था, उस आधार पर अगर देखा जाए तो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है दंडकारण्य के पठार की। इस दंडकारण्य के पठार की अगर अन्य विशेषता के बारे में अगर देखें तो यह घने जंगलों से घिरा हुआ है। घने जंगलों से आवृत या घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह दंडकारण्य का पठार घने जंगलों से आवृत क्षेत्र है। यानी कि इस क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं, सघन वन यहाँ पर पाए गए हैं। और घने जंगलों के संदर्भ में अगर अपन यहाँ बात करें तो दंडकारण्य के पठार के जंगलों में मुख्य तौर पर धोकड़ा वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? धोकड़ा वृक्ष। यानी कि दंडकारण्य के पठार में धोकड़ा वृक्ष की अधिकता है। इसकी अधिकता है? धोकड़ा वृक्ष की अधिकता है। आपको बताना है कि राजस्थान के किस भाग में धोकड़ा वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर धोकड़ा वृक्ष की अधिकता है? इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो दंडकारण्य के पठार की बात करें तो इस पठार में धोकड़ा वृक्षों की प्रधानता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यह दंडकारण्य का जो पठार है भारत में नक्सली समस्या के लिए ग्रसित है, या नक्सली समस्या के लिए जाना जाता है। दंडकारण्य का पठार भारत में नक्सली समस्या के लिए जाना जाता है। नक्सली समस्या, नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है छोटा नागपुर का पठार। देखो नक्सली समस्या किस प्रकार से, नक्सलवादी जो है कोई विदेशी नहीं है या बाहरी नहीं है, ये लोग भारत के ही हैं। और इनके साथ क्या हुआ था, थोड़ी यूं कहें कि इनके साथ जाति हुई है, या इनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिले नहीं थे। मतलब दंडकारण्य का जो पठार है, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, इस क्षेत्र में क्या है कि जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं, अब मैं आपको बताऊं, जैसे इस पठार के ऊपर जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी झोपड़ी बना करके निवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। और भारत सरकार ने, या यूं कहें जो निजी कंपनियां थी, उन निजी कंपनियों ने यहाँ पर सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद यहाँ पता चला कि यहाँ पर जो है धातु अयस्क के भंडार हैं। छोटा दंडकारण्य का पठार जो है मुख्य तौर पर टीन धातु के यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। तो पता चला यहाँ कोयला, लोहा, टीन आदि अन्य कई प्रकार के खनिजों का भंडार है।
तो जो कंपनी यहाँ पर उत्खनन करने के लिए आई थी, उस कंपनी ने क्या किया, इन लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया, यानी कि इनकी जो झोपड़ियां थी उनको यहाँ से हटाया और अन्य क्षेत्र पर इनको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अपने जमीन के इनके पास कोई कागज नहीं थे, कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं थे, इस कारण ये अन्य क्षेत्र में जैसे ही शिफ्ट किया गया, इनको विस्थापित किया, फिर जो खनन कार्य है वो बढ़ता गया, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित, जो आदिवासी जो लोग थे यहाँ के, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग बार बार शिफ्ट किया गया। इस बात को लेकर के क्या हुआ, इनके मन में द्वेषता फैली और द्वेषता फैली और अंततः इन्होंने हथियार उठाना शुरू कर दिया। हथियार उठाए, इन्होंने अपने ही लोगों को, मतलब जो हमारे बीएसएफ या यूं कहें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, इस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को टारगेट किया, फिर कोई राजनेता था तो उसको टारगेट किया, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था तो उसे टारगेट किया। इस प्रकार से इस क्षेत्र में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने नक्सलवाद या हिंसा को जो है बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। तो नक्सलवादी कोई बाहर के नहीं थे, यहीं के हैं, स्थानीय निवासी ही हैं। और एक शब्द है आपके सामने, नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी, ये नक्सलवाड़ी जो क्षेत्र है, पर्टिकुलर नक्सलवाड़ी क्षेत्र पड़ता है पश्चिम बंगाल राज्य में। कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है, दंडकारण्य का पठार नक्सलवाद की समस्या के लिए ग्रसित है या नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। उसके बाद अगर बात करें अपन इस दंडकारण्य पठार की अन्य विशेषताओं में अगर देखें, तो दंडकारण्य पठार से टीन धातु का उत्खनन किया जाता है। किसका, टीन धातु का उत्खनन किया जाता है। क्लियर हो गई ना बात। जिस तरह से छोटा नागपुर का पठार कोयला और लोहा इसके लिए जाना जाता है ना, वैसे ही दंडकारण्य का जो पठार है वह टीन धातु के उत्खनन के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगर आगे अपन बात करें तो छोटा नागपुर के दंडकारण्य का जो पठार है, इस दंडकारण्य पठार की एक प्रमुख नदी की अगर बात करें, यानी कि दंडकारण्य के पठार के ऊपर जो प्रमुख नदी प्रवाहित होती है वो नदी कौन सी है। अगर अपन नदी की बात करें, छोटा नागपुर दंडकारण्य पठार जो है, इस दंडकारण्य के पठार के ऊपर प्रवाहित होने वाली प्रमुख जो नदी है वो नदी है इंद्रावती। कौन सी नदी है, इंद्रावती। यानी कि जो दंडकारण्य का पठार है, इस दंडकारण्य पठार की प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी है। और इंद्रावती नदी की बात की जाए तो इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक, यानी कि इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक है और इंद्रावती नदी दंडकारण्य के पठार को जलापूर्ति करती है। इस इंद्रावती नदी की बात की जाए तो इस इंद्रावती नदी के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी के ऊपर। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। इस चित्रकूट जलप्रपात की विशेषता के बारे में अगर देखा जाए तो चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का मिनी नियाग्रा, भारत का मिनी नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। यानी कि चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहा जाता है, भारत का मिनी नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। अब अगर बात की जाए नियाग्रा जलप्रपात की, तो आप सभी को पता है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है वो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, यूएसए व कनाडा के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, जिस पर जो नदी जो है उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी। क्लियर हो गई बात। यानी कि अपन बात कर रहे हैं दंडकारण्य पठार की। दंडकारण्य का पठार जो है, उस दंडकारण्य के पठार की प्रमुख नदी इंद्रावती है। इंद्रावती गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है।
इस दंडकारण्य पठार के ऊपर बहने वाली इंद्रावती नदी के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का मिनी नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है, मिनी नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर यूएसए व कनाडा राज्य की सीमा पर स्थित है। क्लियर हो गई ना बात। तो नियाग्रा यूएसए व कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर है, जबकि भारत का मिनी नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो इंद्रावती नदी द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो दंडकारण्य का जो पठार है वह टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके भंडार के लिए टीन एक धातु है जो मुख्य रूप से इसका खनन होता है बस्तर क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया है, इस बस्तर क्षेत्र से टीन का उत्पादन किया जाता है। यानी कि यह था आपका दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार के बाद अगर अपन आगे चलें तो अगला अपने पास है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू या यूं कहें उत्तरी पूर्वी पठार। और उत्तरी पूर्वी पठार में बात करें तो उत्तरी पूर्वी पठार में एक प्रमुख पठार है मेघालय का पठार। कौन सा पठार है? मेघालय का पठार। अगर मेघालय के पठार की अपन बात करें तो मेघालय के पठार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मेघालय के पठार की बात करें तो जो मेघालय या शिलोंग का जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है आपके, कौन सा क्षेत्र? इस क्षेत्र में पड़ता है आपका मेघालय का पठार। इस मेघालय के पठार की अगर बात की जाए तो जो मेघालय शब्द है, कौन सा शब्द? मेघालय। मेघालय यानी कि मेघ प्लस आलय, मेघों का घर। मेघालय शब्द से क्या तात्पर्य है? मेघों का घर। और मेघालय का पठार या यूं कहें शिलोंग का पठार। तो मेघालय जो शब्द है, मेघालय शब्द दिया था एसपी चटर्जी ने। किसने दिया था? एसपी चटर्जी। एसपी चटर्जी ने मेघालय शब्द सर्वप्रथम दिया था। यानी कि मेघालय शब्द किसने दिया था? एसपी चटर्जी ने। और मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर। और मेघालय के पठार की अगर अपन बात करें तो मेघालय के पठार के संदर्भ में देखें उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? उत्पत्ति एवं संरचना। उत्पत्ति एवं संरचना। उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर अगर बात करें तो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार जो है वह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्लियर होगी बात। यानी कि मेघालय का पठार उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस मेघालय के पठार के निर्माण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आर्कियन क्रमकाल का चूना पत्थर और कोयले के भंडार पाए गए हैं। अब अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, लेकिन यह मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार से राजमहल गारो गेप या राजमहल मालदा गेप के द्वारा अलग होता है। तो जो मेघालय का जो पठार है वह मेघालय का पठार राजमहल, मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ी के आधार पर देखें और इधर गारो पहाड़ियां हैं, तो राजमहल और गारो पहाड़ी के मध्य जो खाई बनी है, यानी कि जो भूगर्भिक हलचल हुआ था, उस भूगर्भिक हलचल के कारण प्रायद्वीपीय पठार का भाग और मेघालय के पठार का जो भाग है वो टूट करके अलग हुआ था। अलग जो हुआ था उस भाग की अगर बात करें तो उस भाग को कहा गया है राजमहल गारो गेप। राजमहल गारो गेप या यूं कहें मालदा गेप। मालदा पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है तो उसके नाम पर भी नाम दिया जाता है मालदा गेप। मालदा गेप। तो राजमहल गारो गेप या मालदा गेप के नाम से या यूं कहें कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से राजमहल गारो गेप के द्वारा अलग होता है। अब आपने देखा होगा इस क्षेत्र से आती है इधर से ब्रह्मपुत्र नदी और इस क्षेत्र से आएगी गंगा नदी। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी इस मालदा गेप के क्षेत्र से प्रवाहित होती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस मालदा या यूं कहें राजमहल गारो गेप में निरंतर अवसाद का निक्षेपण किया गया।
निरंतर ब्रह्मपुत्र और गंगा के निक्षेपण के द्वारा वर्तमान में यह एक डेल्टाई क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है। किसके रूप में परिवर्तित हुआ है? एक डेल्टाई क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हुआ। यहाँ पर दलदली या यूं कहें पीठ मृदा का विस्तार है, और पीठ मृदा के विस्तार के कारण यहाँ पर मैग्रोव वनस्पति, कौन सी वनस्पति पनपी है? मैग्रोव वनस्पति पनपी है। यानी कि राजमहल मालदा गैप जो है वर्तमान में गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निक्षेपित अवसाद के कारण एक डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा भी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। तो वर्तमान में राजमहल गारो गैप जो है एक निक्षेपित भाग है और इसमें मैग्रोव वनस्पति का विस्तार हुआ है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये क्लियर आपको पता होना चाहिए कि मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मेघालय के पठार में आर्कियन क्रम का कोयला और चूना पत्थर का भंडार है। किसका भंडार है? चूना पत्थर व कोयला। चूना पत्थर व कोयला जो है इसका जमाव है मेघालय के पठार में। अब अगर नेक्स्ट आगे बात करें तो मेघालय के पठार में कीपनुमा पहाड़ियां विद्यमान है। कैसी पहाड़ियां विद्यमान है? कीपनुमा पहाड़ियां विद्यमान है। यानी कि मेघालय के पठार की अगर अपन बात करें तो मेघालय के पठार में जो कीपनुमा पहाड़ियां हैं, कैसी पहाड़ियां हैं? कीपनुमा पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों की अगर अपन श्रृंखला देखें पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अगर अपन बात करें मेघालय के पठार में, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर क्रमशः 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां दिखेगी आपको, जो है क्रमशः गारो, फिर खासी और उसके बाद जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां 3 क्रमशः यहाँ पर पहाड़ियां हैं। यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर 3 पहाड़ियां आएगी। नंबर 1 पर गारो, नंबर 2 पर खासी और नंबर 3 पर जयंतियां। यानी कि 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो है गारो, दूसरी खासी, गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां यहाँ की स्थानीय जनजातियां भी है और पहाड़ियां भी है। क्लियर हो गई बात? तो गारो, खासी और जयंतियां मेघालय के पठार में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्रमशः पहाड़ियां बनी हुई है। अब अगर अपन बात करें इस गारो पहाड़ी की, किसकी बात करें? गारो पहाड़ी की। तो गारो पहाड़ी के संदर्भ में अगर देखें तो गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, गारो पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है उस शिखर का नाम है नेक्रोक। क्या नाम है? नोकरेक। नोकरेक। नोकरेक जो है गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, और यह नोकरेक जो है भारत का एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है नोकरेक, जो मेघालय राज्य में स्थित है। उसके बाद नंबर 2 पर बात करें अपन खासी पहाड़ी की। किसकी बात करें नंबर 2 पर? खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी की बात करें तो आपको दिख रहा है ये कीपनुमा पहाड़ियां हैं, और यहां पर अगर बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर का एरिया है। हिंद महासागर की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वह बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है निरंतर आगे बढ़ती हुई इन कीपनुमा पहाड़ियों के मध्य जब पहुंचती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा इन कीपनुमा पहाड़ियों के मध्य जब फंसती है, तो फंसने के कारण यहाँ घनघोर वर्षा प्रारंभ करती है। यानी कि इस खासी पहाड़ी की अगर अपन बात करें तो इस खासी पहाड़ी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासिन राम या यूं कहें मोसिन राम तथा चेरा पूंजी, मोसिन राम एवं चेरा पूंजी स्थित है। क्लियर हो गई ना बात? जो मेघालय के पठार पर खासी पहाड़ी स्थित है, इस खासी पहाड़ी पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिन राम स्थित है, तथा दूसरा क्षेत्र है चेरापूंजी। यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाले मोसिन राम और चेरापूंजी जो स्थल है वो कहां पर है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर हो गई ना बात? मोसिन राम वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसके बाद अगर बात करें तो खासी के बाद जो जयंती पहाड़ी है,
इन खासी और जयंती पहाड़ियों के मध्य एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है तुर्रा। कौन सा क्षेत्र है? तुर्रा नामक स्थान है। तुर्रा नामक स्थान है खासी पहाड़ी और जयंती पहाड़ी के मध्य, यानी कि खासी पहाड़ी और जयंती पहाड़ी के मध्य कौन सा स्थान पड़ता है? तुर्रा नामक स्थान। इस तुर्रा नामक स्थान की अगर अपन बात करें तो इस तुर्रा नामक स्थान पर मानसून का प्रस्फोटन होता है। क्या होता है? मानसून का प्रस्फोटन होता है। मतलब सीधा सा यह है कि जैसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है वो खासी और जयंती पहाड़ी के मध्य फंसता है, यानी कि जब मानसून बादल इन दोनों के मध्य फंसते हैं तो बादल भारी आर्द्रता लिए हुए होते हैं और जैसे ही ये ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन हवा का दबाव या यूं कहें आर्द्रता अधिक होने के कारण ये तीव्र गति से वर्षा करना प्रारंभ करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बादल जो है पर्वतीय ढाल का अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं? पर्वतीय ढाल का अनुसरण करते हैं। और पर्वतीय ढाल का अनुसरण करते हैं, जैसे ही पर्वतीय ढाल के समानांतर बादल ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो जो गिरिपाद का क्षेत्र है यहाँ पर तीव्र गति से घनघोर वर्षा प्रारंभ करेंगे और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेंगे वर्षा में क्या होगी? निरंतर कमी होती जाएगी। तो ये जो तुर्रा नामक स्थान है खासी और जयंती पहाड़ी के मध्य है, तो यहाँ पर मानसून का प्रस्फोटन होता है, यानी कि चंद सेकंड में ही 1000 सेंटीमीटर या यूं कहें 500-700 सेंटीमीटर के मिलीमीटर से अधिक बरसात हो जाती है। तो तुर्रा नामक स्थान याद रहे खासी और जयंती पहाड़ी के मध्य स्थित जहां मानसून का प्रस्फोटन होता है। उसके बाद अंततः बात की जाए तो जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। कौन सी पहाड़ी है? जयंती पहाड़ी स्थित है। तो ये था आपका मेघालय का पठार। एक बार पुनः रिपीट करता हूं मैं। मेघालय का पठार उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो राजमहल गारो गेप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है उस छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार ही है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार को शिलोंग का पठार या कार्बी एग्लोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो मेघालय के पठार की उत्पत्तियां यहाँ पर आर्कियन कालक्रम की संरचना देखी जाती है। इस पठारी क्षेत्र में चूना पत्थर एवं कोयले के भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मेघालय के पठार में कीपनुमा पहाड़ियां स्थित है जिनका पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है गारो, खासी एवं जयंतिया। गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर नोक्रेक है जो मेघालय राज्य में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र है। दूसरी पहाड़ी है खासी पहाड़ी। इस खासी पहाड़ी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मोनसिन राम और चेरापूंजी स्थित है। उसके बाद खासी पहाड़ी और जयंती पहाड़ी के मध्य तुर्रा नामक स्थान है जो मानसून प्रस्फोटन के लिए जाना जाता है। गारो, खासी और जयंतियां जो है वो यहाँ की स्थानीय जनजातियां भी है। नेक्स्ट, इसके मेघालय के पठार के बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो मेघालय के पठार के बाद अपने पास अगला जो पठारी क्षेत्र है वो है आपका दक्कन ट्रैप। तो अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की अगर बात करें तो मैंने आपको वर्गीकरण में बताया था, इसमें दक्कन पठार, उसके बाद कर्नाटक का पठार और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का एरिया, आंध्र प्रदेश का पठार। दक्कन पठार की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? दक्कन पठार की अगर अपन बात करें, दक्कन का पठार, दक्कन की अगर अपन बात करें, दक्कन पठार की अगर बात करें तो दक्कन पठार जो महाराष्ट्र का जो एरिया है उस महाराष्ट्र के एरिया में कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये वाला जो पूरा पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट? ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वो दक्कन पठार के रूप में विस्तृत है। इस दक्कन पठार को आप दो भागों में विभाजित कर दो। इसके दक्षिण का भाग कहलाएगा आपके कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार कहलाएगा? कर्नाटक का पठार। और ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा आपके आंध्र प्रदेश का पठार। इस तरह से दक्कन का पठार पूरी तरह से विस्तृत है। दक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें तो दक्कन पठार का निर्माण, यानी कि दक्कन पठार का जो निर्माण हुआ है या इस पठार की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति कैसे हुई या दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण क्रम की अगर बात की जाए दक्कन पठार के निर्माण की, तो निर्माण की अगर बात करें अपन
तो क्रिटेशियस युग, कौन सा युग? क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग, आपको पता ही है क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार प्रारंभ हुआ था। क्या प्रारंभ हुआ था? ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार प्रारंभ हुआ था क्रिटेशियस युग में। और क्रिटेशियस युग की अगर बात करें या ज्वालामुखी उद्गार की अगर बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट लगभग 750 किलोमीटर की गहराई से जो पदार्थ हैं वो बाहर की ओर निक्षेपित या प्रवाहित होते हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट में अगर स्वेज का वर्गीकरण पढ़ा है तो स्वेज के वर्गीकरण में आप देखते हो कि पृथ्वी को 3 आंतरिक परतों में विभाजित किया गया है। स्वेज महोदय की बात कर रहा हूं। स्वेज महोदय ने कहा था सियाल, सीमा और निफे, 3 भागों में बांटा था। एक तो था सियाल, दूसरा सीमा और फिर निफे। सियाल, सीमा और निफे। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम और निफे निकल और फेरस, निकल और फेरस। तो सियाल, सीमा, निफे 3 भागों में वर्गीकृत किया था। और जैसे ही यहां से ज्वालामुखी विस्फोट होगा, क्या होगा? अगर पदार्थ बाहर की ओर निकलेगा तो विस्फोट, अगर दरारी उद्भेदन हो रहा है, क्या हो रहा है? दरारी अगर उद्भेदन हो रहा है तो अपने साथ जो आंतरिक भाग में स्थित है आपका निकल और फेरस और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो ये पदार्थ है, इस पदार्थ को लेकर के बाहरी भाग पर निक्षेपित करना प्रारंभ करेगा। यानी कि क्रिटेशियस युग में जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था उस ज्वालामुखी उद्गार का स्वरूप था दरारी उद्भेदन। कौन सा उद्भेदन था? दरारी उद्भेदन या दरारी उद्गार। यानी कि जो दक्कन का पठार है वह दक्कन का पठार क्रिटेशियस युग में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। तो याद रहे ज्वालामुखी विस्फोट से बना है, लेकिन कौन सा उद्गार था? दरारी उद्गार था। और दरारी उद्गार के कारण इस क्षेत्र में बेसाल्ट परत का जमाव हुआ। किसका जमाव हुआ? बेसाल्ट परत का जमाव हुआ। और बेसाल्ट परत के जमाव के कारण इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। किसका विस्तार है? काली मृदा का विस्तार। और आप सभी को पता है कि काली मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। तो कपास की खेती की जाती है। मैं पुनः रिपीट करता हूं कि दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में होने वाले ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण बेसाल्ट परत के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। बेसाल्ट परत के अपर्दन और अपक्षय के कारण काली मृदा अस्तित्व में आई और काली मृदा के कारण इस क्षेत्र में कपास की कृषि की जाती है। कपास की कृषि की जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इसके बाद अगर देखा जाए दक्कन पठार का विस्तार, ये तो हो गया दक्कन के पठार की उत्पत्ति। अब अगर अपन देखें दक्कन के पठार का विस्तार कहां से कहां तक है, दक्कन पठार के विस्तार की अगर बात करें तो दक्कन के पठार का विस्तार है आपके सामने 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? 16 डिग्री नॉर्थ या 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो अक्षांश रेखा है उसमें 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में या उत्तर से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक। क्लियर हो गई ना बात? यानी कि दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो विस्तार है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर के 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व में नागपुर तक दक्कन का पठार फैला हुआ है। आपको पता ही है नागपुर जो है संतरा उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। क्लियर हो गई ना बात? तो भारत में सर्वाधिक संतरा उत्पादन या संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नागपुर का क्षेत्र। तो ये तो हो गया इसका विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दक्कन के पठार की जो मुख्य नदी है, दक्कन के पठार की अगर बात करें अपन तो दक्कन के पठार की मुख्य नदी या दक्कन के पठार पर प्रवाहित होने वाली नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी
नदी, यानी कि दक्कन के पठार को जलापूर्ति कौन सी नदी करती है? गोदावरी नदी करती है। उसके बाद अगर अपन दक्कन के पठार के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो दक्कन के पठार का क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि दक्कन का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसके बाद अगर बात करें अपन दक्कन के पठार के उत्तरी भाग की, तो दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में सतमाला, सतमाला एक पर्वत श्रेणी है। सतमाला महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में सतमाला। फिर दूसरी अगर देखी जाए तो हरिश्चंद्र ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और फिर अगर देखा जाए तो कास पठार भी कहां है? महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में सतमाला, हरिश्चंद्र और कास पठार स्थित है। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा की बात कर रहा हूं। उत्तर में हरिश्चंद्र, सतमाला और कास पठार स्थित है। आपको पता होना चाहिए कास पठार जो है, इस कास पठार की बात करें तो कास पठार जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है कास पठार। जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है कास पठार और जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता होना चाहिए जो कास पठार है, इस कास पठार को यूनेस्को की, किसकी? यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया है। किसमें? धरोहर सूची में। तो दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में सतमाला, हरिश्चंद्र और कास पठार स्थित है। कास पठार जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है और कास पठार को यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। यह था आपका दक्कन प्लेट्यू। पुनः रिपीट करता हूं, दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में होने वाले ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण बेसाल्ट चट्टान के जमाव के कारण हुआ है। बेसाल्ट चट्टान में अपरदन और अपक्षय के कारण काली मृदा का विस्तार हुआ है और काली मृदा में यहाँ पर कपास का उत्पादन या कपास की कृषि की जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दक्कन के पठार का विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व में स्थित नागपुर तक है। नेक्स्ट देखा जाए तो दक्कन के पठार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। क्षेत्रफल इसका लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में स्थित कास पठार जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है जो यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित है। इसके उत्तरी भाग में ही, दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में हरिश्चंद्र और सतमाला जैसी पर्वत श्रेणियां भी स्थित है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन कर्नाटक का पठार, कौन सा पठार? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार की बात करें तो कर्नाटक के पठार को 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। एक तो है आपके सामने मैसूर पठार। कौन सा पठार? मैसूर का पठार। और दूसरा है मालनाड पठार। मैसूर पठार और मालनाड पठार, यानी कि कर्नाटक के पठार का जो उत्तरी भाग है, कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी भाग जो है वह मालनाड पठार के नाम से जाना जाता है। जहां मैसूर पठार चंदन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, जहां मैसूर पठार चंदन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं मालनाड का पठार एक उबड़ खाबड़ पठारी संरचना है। उबड़ खाबड़ पठारी संरचना है। क्लियर हो गई ना बात? तो मैसूर पठार पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। यानी कि मैसूर के पठार को जलापूर्ति कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी करती है। क्लियर हो गई? ये मुख्य मुख्य आपके सामने पठारों की बात की है। अब मैं पुनः एक्सप्लेनेशन कर देता हूं इन पठारों को, मोटे तौर पर कौन कौन सी विशेषता अपन ने पढ़ी थी, उन विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो
मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसका नाम है विंध्यन श्रेणी। कौन सी है? विंध्यन श्रेणी, यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। विंध्याचल पर्वत। इस विंध्याचल पर्वत की विशेषता के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत की नदियों को उत्तर में तथा दक्षिण भारत की नदियों के को दक्षिण में रखने का काम करता है। इसके बाद अगर बात करें तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका क्या नाम है? नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में ही है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और अंततः नर्मदा नदी अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में प्रवाहित करती है। कहां पर आकर के गिरती है नर्मदा नदी? खंबात की खाड़ी। अरब सागर का ही एक भाग है खंबात की खाड़ी। तो इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी और मुहाना कौन सा है? खंबात की खाड़ी है। अब अगर बात करें तो विंध्याचल के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी स्थित है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। यानी कि विंध्याचल के दक्षिण में कौन सा पर्वत स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत स्थित है। सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में अगर बात करें तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? बैतूल जिला मध्य प्रदेश से। और अंततः ये भी अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाकर के प्रवाहित या उड़ेलती है। इसका मुहाना कहाँ है? खंबात की खाड़ी में इन दोनों नदियों का मुहाना, जहां ये ज्वार नद का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है खंबात की खाड़ी में दोनों नदियां। मतलब सीधा सा है कि मध्यवर्ती भारत में दो पर्वतों तथा दो नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम है। विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। यानी कि विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती मध्यवर्ती भारत में स्थित दो पर्वत और दो नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम अपन ने देखा था। और मैंने बताया था कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मध्य एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है विंध्याचल पर्वत। अब इसके बाद अगर देखें अपन तो महानदी बेसिन की बात करें तो ये इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो एरिया है यहाँ पर जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। इस महानदी बेसिन, महानदी के बारे में आपको बताई था कि महानदी का उद्गम कहां से होता है? सिहावा, छत्तीसगढ़। सिहावा, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन के बाद अपन देखते हैं महत्वपूर्ण पठारों का सही क्रम, यानी कि ताप्ती नदी के दक्षिण की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र का पठार। कौन सा पठार स्थित है? महाराष्ट्र का पठार। एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार वही पूरा दक्कन के पठार का एरिया ही आएगा। इस महाराष्ट्र के पठार की अगर बात करें अपन तो महाराष्ट्र के पठार में प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी है वो नदी है आपके सामने कौन सी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के पठार पर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी के उद्गम की अगर बात की जाए तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रयंबकम, नासिक, महाराष्ट्र से। कहां से होता है? त्रयंबकम, नासिक, महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अब महाराष्ट्र के पठार
के दक्षिण की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण में स्थित है कर्नाटक का पठार। महाराष्ट्र के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? कर्नाटक का पठार स्थित है। और इस कर्नाटक के पठार की बात करें तो कर्नाटक के पठार पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। यानी कि कर्नाटक के पठार को जलापूर्ति कौन सी नदी करती है? कृष्णा नदी। कर्नाटक के पठार पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी की बात की जाए तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। अब कर्नाटक के पठार के बाद बात करें तो कर्नाटक के पठार के दक्षिण में स्थित है मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। किसका पठार? मैसूर का पठार। और मैसूर के पठार की बात करें तो मैसूर के पठार पर जलापूर्ति करती है कावेरी नदी। कौन सी नदी करती है? मैसूर के पठार पर जलापूर्ति कावेरी नदी। और कावेरी नदी के उद्गम की अगर बात करें तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो एक मोटे तौर पर एक मोटा आंकड़ा मैंने बताया है, वापिस मैं एक बार रिपीट करता हूं कि मध्य भारत में स्थित 2 पर्वत तथा 2 नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम विंध्याचल पर्वत के बाद नर्मदा नदी, नर्मदा के बाद सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा के बाद ताप्ती नदी। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों के मध्य विभाजन का कार्य करता है। विंध्याचल के उत्तर में स्थित नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा दक्षिण की ओर नदियां दक्षिण दिशा की ओर ही प्रवाहित होती है। यानी कि दोनों क्षेत्रों के मध्य नदियों का जल का विभाजन करता है विंध्याचल पर्वत। उसके बाद अगर देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में यूं कहें कि इसका ढाल जो है प्रायद्वीपीय पठार का बंगाल की खाड़ी की ओर है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ब्रंश घाटी में बहने के कारण ढाल के विपरीत बहती है। यानी कि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, बाकी अन्य नदियां दक्षिण की जो है वो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद बात करें तो ताप्ती नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र का पठार है और महाराष्ट्र के पठार को जलापूर्ति करती है गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रयंबकम की पहाड़ी नासिक, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण में कर्नाटक का पठार स्थित है। इस कर्नाटक के पठार पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वरम की पहाड़ी, महाराष्ट्र से। और कावेरी के पठार के दक्षिण में स्थित है मैसूर का पठार। मैसूर के पठार पर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है कावेरी नदी। इस कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक से। तो ये हुई पठारों की विस्तृत जानकारी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पहाड़ियां तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। थैंक यू।